हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले हम लोग कवर कर रहे थे प्रस्तावना के बारे में और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो प्रस्तावना का ये सेकंड और लास्ट पार्ट है और इसको यदि आपने देख लिया तो चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। पिछले वाले हमने कई महत्वपूर्ण कथन बताए थे, वहाँ बताया था कि आत्मा कितने लोगों ने कैसे कैसे आत्मा कहा। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को आत्मा कहा, वहीं एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका या प्रस्तावना को आत्मा कहा, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान की आत्मा कहा। तो अलग अलग लोगों का विचार देखा गया और यहाँ पे हमको पढ़ना है कुल मूल तत्व के बारे में। कुल 4 मूल तत्व हैं जो आपको जानना जरूरी है। पहला है सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत संविधान की प्रस्तावना के आगे जो पहली लाइन है, कौन सी लाइन? हम भारत के लोग। इसी से भाई लाइन प्रारंभ होती, प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। ये पुष्टि करता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? वो जनता है। भाई आप पढ़ोगे तो क्या आपको महसूस हो रहा है? हम भारत के लोग, तो सब लोगों की बात कर रहा है, एक सामूहिक पूरे के पूरे अखंड भारत की बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो कौन है? जनता है। ये पहली लाइन थी। जब ये पहली लाइन शामिल की गई प्रस्तावना में बड़ी बहस छिड़ी। मैं आपको 2 लोगों का बहस बता रहा हूँ, आप सुनिएगा और थोड़ा सा आप देखिए, पढ़ाई को थोड़ा सा मजा लेके पढ़ा करिए इंटरेस्टिंग वे में। देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था NN शाह। इन्होंने कहा यह शब्द उचित नहीं है, ये गलत है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है जनता है, ये गलत है, या जो हम बोल रहे हैं हम भारत के लोग, ये गलत है। क्योंकि संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी। ठीक है, इसलिए आप लोग ऐसे कैसे कह रहे हैं कि आप बनाए तो आप लोग हैं और नाम जनता का लगा रहे हैं, ये तो गलत है। ऐसा किसने कहा? NN शाह के बारे में। अब जो लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं वो लोग मेरी बात ध्यान से सुने। जो पहली संविधान सभा बनी थी ना, वो संविधान सभा के जो लोग थे ना, सदस्य थे ना, उनको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। जैसे आज संसद में जनता द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं ना, जनता द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं ना भाई। MP जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के, उनको जनता ही तो चुन के भेजती है। और जो राज्यसभा को होते हैं वो मान लीजिए अलग अलग विधान परिषद वगैरह जो विधानसभा होते हैं, ये सब वोटिंग करके लेते हैं अपना, तो जैसे तैसे लेते हैं, तो वो बात अलग है। तो हमको आप ये बताइए यहाँ पे कि कुल मिला जुला के जनता द्वारा तो चुना गया, लेकिन उस समय की जो संविधान सभा थी वो तो जनता द्वारा चुनी नहीं जाती थी। ठीक है, जब वो संविधान सभा जनता द्वारा नहीं चुनी गई तो संविधान सभा कोई बात जनता पर कैसे थोप सकता है कि हम भारत के लोग या भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो जनता है? ये तो अपने मन से आप कह रहे हो। ऐसा बात बोला NN शाह ने। अब उनकी बात का खंडन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और देखिए उन्होंने खंडन किस प्रकार से किया, भाई ये भी अपनी जगह सही बोल रहे हैं। अंबेडकर जी ने कहा कि प्रस्तावना इस बात को अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर देती है, बता देती है कि संप्रभुता जो है वो भारत की जनता में निहित है। मतलब हमारे संविधान की, हमारे भारत की जो संप्रभुता है वो किस में है? भारत की जनता में, किसी एक व्यक्ति में नहीं है, इस संविधान सभा में भी नहीं है, पूरे के पूरे जनता में है। और संविधान सभा इस बात को संपूर्ण भारत की जनता की तरफ से घोषित कर रही है, ठीक है। इस तरह से खंडन किया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। और आगे देखिए कि कैसे कैसे बातें फिर शुरू हुई। अभी जो लाइनिंग हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, इस तरह की लाइनिंग लिखी हुई है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, ये एक लाइन खाली। ठीक है, अब ये एक लाइन होने की वजह से भी कहा जाता है कि प्रस्तावना लिया गया है यूएनओ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। तो ये भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, यूएनओ का चार्टर भी। अब देखिए कितना ऑप्शन हो गया। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। हम भारत के लोग, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन तो भारत की है, क्योंकि वहाँ तो लिखा है हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। ठीक है, लेकिन हाँ उसी तरह का सिमिलर है ना, इसलिए बोला जाता है यूएन के चार्टर से। चार्टर बोलिएगा दोस्तों, चार्टर। ठीक है, चलिए पहला तत्व हमने देख लिया। दूसरा तत्व है राज्य और सरकार का जो स्वरूप है वो कैसा होगा। इस बात को बताने के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया। खाली इतना डिफाइन करने के लिए हमारे उद्देशिका में कितना शब्द डिफाइन किया गया? कितने शब्द? 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए इसके पहले जो हम लोग पहला तत्व पढ़े थे, उस पहले तत्व में पढ़े थे कि हम भारत के लोग, ये जो इसके बारे में बातें हो रही थी। देखिए सत्ता का स्रोत,
वहाँ हमने पढ़ा सत्ता के स्रोत के बारे में कि जो सत्ता का स्रोत है वो क्या है। तो हमने कहा कि सत्ता का जो स्रोत है वो जनता है, भारत की जनता, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसकी पहली लाइन ही ये बोलती है कि हम भारत के लोग, मतलब ये बात पूरी भारत की जनता की तरफ से कही जा रही है। और वही बात अम्बेडकर जी भी ने कहा और वही बात पूरा संविधान सभा भी कहता था, खाली एन शाह को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ें हैं कि राज्य और सरकार का स्वरूप बताने के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया और वो 5 शब्द एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो हम पढ़ते ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक 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 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए उस वर्ड का मतलब क्या है। इस शब्द को सबसे पहले प्रेजेंट किया था, इस तरह का शब्द, मौलाना हसरत मोहानी ने। ये एक प्रस्ताव के द्वारा लाए थे, इनका नाम क्या था, मौलाना हसरत मोहानी, एक प्रस्ताव की तरफ लाए थे। उन्होंने कहा था एक शब्द रखिए यहाँ पर, प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य। ये शब्द उन्होंने दिया, लेकिन ये शब्द जो है अस्वीकार कर दिया गया और अंबेडकर जी ने प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा शब्द रखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और ये हुआ स्वीकार। तो शुरू में जब प्रस्तावना एडाप्ट किया जा रहा था तो बड़ा विचार हुआ है, ऐसे नहीं आ गया हमारे सामने, बड़ा विचार हुआ है, बड़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं, लाई गई हैं, लोगों ने बात कही है कि भाई प्रस्तावना बहुत बड़ी चीज़ है ना, पूरी के पूरे संविधान का एक आईना है, एक झलक है। एक बार में हम प्रस्तावना को देखकर संविधान की झलक समझ सकते हैं, तो ऐसे ही नहीं है। तो कई सारे, जैसे मौलाना हसरत अली ने कहा कि प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य रखिए, जबकि इसका नाम रखा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। स्वतंत्र गणराज्य से कोई मतलब नहीं, इसको आगे हम डिफाइन कर दिए, ये शब्द भी लिया गया है। स्वतंत्र गणराज्य जो है, इस तरह के शब्द हैं, लेकिन आगे दूसरी चीज़ में यहाँ कहा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए प्रभुत्व संपन्न, ये सुनते सुनते आप थोड़ा सा आर्ट फील हो गए, सर ये प्रभुत्व संपन्न है क्या, ये संप्रभुता होती क्या चीज़ है। तो देखिए स्वयं के मामलों में, स्वयं के अपने आप के मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र होना और किसी भी बाहरी शक्ति की आज्ञा को मानने के लिए विवश न होना क्या कहलाता है, संप्रभुता। अच्छा एक बताइए, भारत को कोई डिसीजन लेना है तो क्या वो किसी के अंडर में है, नहीं है ना, अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है भारत, कि अमेरिका जो कहेगा वो लेगा। क्या किसी बाहरी शक्ति की आज्ञा मानने के लिए विवश है, नहीं है। जैसे तिब्बत की अपनी कोई संप्रभुता नहीं है। क्यों नहीं है, तिब्बत अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तिब्बत पे चाइना का कंट्रोल है, समझ रहे बात को। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि एक राष्ट्र का अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति हो उसके पास, ये है संप्रभुता। तो भारत एक संप्रभु देश है, समझ में आए। तो ये जो मैं पहला तत्व बताऊं, ये राज्य और सरकार का स्वरूप बता रहा है कि भारत किसी के अंडर में नहीं है, भारत निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और ये बात बोला है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। उसके बाद जो अगला शब्द है देखिए यहाँ पे है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी एक एक वर्ड अब लेके चल रहा हूँ। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था ना, सोशलिस्ट। अब ये जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, 1976 में जोड़ा गया। देखिए भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, लोकतांत्रिक मतलब जनता का समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। 3 तरह की व्यवस्थाएं होती है समाजवाद में, एक समाजवादी व्यवस्था होती है, एक साम्यवादी होती है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। तो ये जो भारत का समाजवाद है ना, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये साम्यवादी ना तो है और ना ही समाजवादी व्यवस्था ही है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है और अधिक से अधिक भी हो सकता है। वो सरकार डिपेंड करती है कि किस तरह का नियंत्रण है उसके पास। ये होता है समाजवादी व्यवस्था। जबकि साम्यवादी, ठीक है ना, ये क्या होता है, राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है। यहाँ पे राज्य का नियंत्रण होता है और ये बहुत ही कठोर होता है, ठीक है। जबकि यहाँ कठोर और अधिक दोनों हो सकता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। हमारे भारत में जो व्यवस्था चलती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था चलती है वो मिश्रित है। मिश्रित मतलब समाज की, जनता की और जो पूंजीपति वर्ग है सबको मिला करके एक कॉमन विचारधारा लेके चला जाता है, और यही है समाजवादी।
समाजवाद क्या है? जिसमें समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके, उद्धार हो सके, वही तो समाजवाद है। ठीक है, आगे देखिए, समाजवादी राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर प्रदान न होता तो क्या हमको सब्सिडी मिलती गैस पे? क्या हमको 2 रुपया किलो गेहूँ, 3 रुपया किलो चावल मिलता? नहीं मिलता। तो तमाम तरह से सरकार ये चाह रही कि जो एक व्यक्ति के लिए जो जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम आवश्यकता हो, कम से कम वो सरकार देने की व्यवस्था बना रही है। तभी तो मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम सभी को घर दे देंगे, सबके पास अपना घर होगा। तो ये क्या है? हमारी न्यूनतम आवश्यकता है भाई, रोटी, कपड़ा, मकान। अब तीनों चीज़ें जो है, अभी ठंडी आ गई तो ठंडी में क्या होगा? सारी चीज़ें बांटी जाएंगी, कंबल, जगह जगह कंबल का वितरण सरकार कर रही है, कपड़ों का वितरण कर रही है। तो ये व्यवस्थाएं तो चला रही हैं। यही तो है समाजवादी राज्य। आर्थिक समानता की स्थापना का प्रयत्न करते हैं ताकि सबके बीच में जो है आर्थिक समानता हो, ठीक है, खाई ना हो। इसके लिए उद्योगों के प्रबंध पर राज्य का नियंत्रण होता है, क्योंकि जो पूंजीपति होंगे, अगर आर्थिक समानता लानी है तो पूंजीपतियों पे कंट्रोल जरूरी है। और पूंजीपतियों पे कंट्रोल इसीलिए करती, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित व्यवस्था है। तो इसीलिए शब्द जो बोला गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पहला शब्द हम लोग देख चुके हैं, हम भारत के लोग, ठीक है, वो तो तत्व एक होगा। तत्व दो में हम लोगों ने बोला कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये पहला तत्व। दूसरा तत्व समाजवादी, तीसरा तत्व पंथ निरपेक्ष, ये भी तो जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, के द्वारा। तो ये पंथ निरपेक्ष, इसी को बोलते हैं सेकुलर। सेकुलर कह रहा भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, ना ही भारत का कोई धर्म है, ना ही यहाँ किसी राज्य का कोई अपना धर्म है, कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं के अधीन कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य का धर्म नहीं है, व्यक्ति का धर्म हो सकता है, व्यक्ति जो चाहे वो धर्म माने, बाध्यता नहीं है कोई। यही तो है पंथ निरपेक्ष। अरोड़ा राय बनाम भारत संघ का मामला आया था सन 2000 में, और इस मामले में डिसीजन आया कि सभी धर्मों का ज्ञान होना और उनके प्रति आदर भाव होना तथा उनके प्रति आपस में आदर की भावना का बीज पैदा करना हमारा उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हम किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कमेंट करें गलत और बाद में बोलें कि यार हमको पता नहीं था, ये गलत है, ये गलत है। आपको सभी धर्मों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। आपकी ये स्वतंत्रता यहाँ से छीनी जा सकती है, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक आपका साथ देगी जहाँ दूसरों के जीवन में दखलंदाजी न हो, उनकी स्वतंत्रता बाधित न हो। आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है, आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक नहीं कि दूसरों के जीवन की स्वतंत्रता आप छीन लीजिए। तो इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया पंथ निरपेक्ष। फिर से मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ना, कि उद्देशिका सब लोग याद नहीं कर पाते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उद्देशिका बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो देखिए, हम भारत के लोग, बार बार सुनिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक अगला शब्द, और इसके बाद गणराज्य बनाने के लिए। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र मतलब जनता का तंत्र, यानी जनता का शासन। तंत्र माने शासन, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी कि जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। समझिएगा, जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अनिवार्य शर्त जो लोकतंत्र में क्या है? नागरिकों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब आप हमको बताइए, क्या चाइना में लोकतंत्र है? नहीं, चाइना में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ के नागरिक स्वतंत्र नहीं हैं। आपको लग रहा है ना, चाइना स्वतंत्र हो गया तो नागरिकों की स्वतंत्रता क्यों नहीं है? अगर चाइना स्वतंत्र है तो वो अपने आप को लोकतांत्रिक देश में क्यों नहीं शामिल कर पाता? क्योंकि वहाँ के नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ अनिवार्य शर्त होता है। हालांकि विश्व के बहुत सारे देश अब लोकतंत्र बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ जनता का शासन बनाया जा रहा है, और जहाँ नहीं वहाँ आ रहा है धीरे धीरे। तो लोकतंत्रात्मक, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। गणराज्य माने भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। कई बार होता है, मीनिंग आपसे पूछते हैं कि भाई गणराज्य माने होता क्या है? तो गणराज्य माने होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, मतलब राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होगा,
न कि वंशानुगत। ऐसा नहीं कि राजा है, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, राजा का लड़का राजा, जैसा कि और जगह होता है। तो जहाँ पे गणराज्य होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे वंशानुगत नहीं होता, वहाँ पे राजा जो होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो होता है, वो निर्वाचित होता है हर बार, एक टाइम पीरियड के बाद वो निर्वाचित होगा। ये गणराज्य जो था ये लिया कहाँ गया था, तो फ्रांस की कल्पना थी, फ्रांस के संविधान से चीज़ें ली गई थी। 3 तरह के तत्व फिर हमारे सामने आएंगे। अगले तत्व, भाई वहाँ तक हो गया, हम भारत के लोग, ये तत्व 1 में आ गया। दूसरे तत्व में हम लोगों ने पढ़ा कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, अब फिर से 3 चीज़ें आएंगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। देखिए 3 तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं, एक तत्व है न्याय, एक तत्व है स्वतंत्रता, एक तत्व है समानता। इसी 3 तत्व में इतनी बातें बोली गई हैं, क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता या समता, समानता या समता, वैसे इस्तेमाल जो शब्द है वो समता है, ठीक है, तो समता। अब देखिए ये तीसरा तत्व हो गया, ठीक है, समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या है वो 3 तरह के हैं, और वो कौन कौन से हैं, मूल अधिकार हैं, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं और मौलिक कर्तव्य। तीनों चीज़ों को सामूहिक रूप से इस प्रस्तावना में डाल दिया गया है, तीनों चीज़ों को सामूहिक रूप से इस प्रस्तावना को डाल दिया गया है। एक बार मैं फिर से आपको उस प्रस्तावना को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ये होना जरूरी है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता के साथ साथ अखंडता भी, ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये जो 26 नवंबर है ये चौथा तत्व है, ये चौथा तत्व है, 26 नवंबर 1949, इसी दिन क्योंकि संविधान को आत्मार्पित किया गया, नियमित किया गया है, ठीक है, इसीलिए चौथा तत्व माना जाता है और इसी दिन मनाया जाता है संविधान दिवस या विधि दिवस। तो इस तरह से पूरी की पूरी प्रस्तावना हमारी कंप्लीट हो जाती है। और याद रखिएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों चीज़ों को शामिल किया गया है एक साथ प्रस्तावना में, ठीक है, इन सभी चीज़ों की व्याख्या करता है प्रस्तावना, इसीलिए उनको विचारों की कुंजी कहा गया, आत्मा कहा गया। ऐसे ही नहीं, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल का 1957 में मामला आया था और उसमें कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। मूल ढांचे में, मैंने कहा ना, मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए, कुछ जोड़ना है जोड़ लो, समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही, नई चीज़ें आ गई, जोड़ लो, लेकिन बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे मूल ढांचे में परिवर्तन हो। स्पष्ट है कि वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार हो और मजबूतीकरण मिले, हमारे प्रस्तावना और मजबूत हो, हमारा संविधान मजबूत हो, हमारे मूल ढांचे में विस्तार हो संविधान की, वो आप वैसा संशोधन कर सकते हो, लेकिन नकारात्मक संशोधन आप नहीं कर सकते। विशाल एवं विस्तृत संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, सबसे बड़ा व लिखित संविधान। ये वर्ड भी किसने कहा था, ये कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है ना, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, न्याय योग्य प्रकृति नहीं है इसकी, ठीक है, न्याय योग्य प्रकृति नहीं है किसका, इस प्रस्तावना का, ठीक है, इस प्रस्तावना के आधार पर न्याय नहीं ले सकते हैं कि सर कहाँ समानता हो रही, कहाँ ये कहाँ, वो बस विचारों की कुंजी मात्र है। जो मूल संविधान था दोस्तों, उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे। अभी तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, डिटेल में आएंगे, बाद में बात करेंगे। 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, भाग भी बढ़ गए हैं। विश्व का प्रथम लिखित व सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का है। वैसे हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को लागू तो हुआ, लेकिन पूरा संविधान नहीं लागू हुआ, बन के तैयार तो हो गया भाई, तैयार तो 26 नवंबर को हो गया, साइन वाइन हो गया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
तो ऐसा नहीं कि इस दिन संविधान लागू हुआ, संविधान तो लागू हुआ था लेकिन 16 अनुच्छेद जो थे वो पहले ही लागू हो चुके थे, तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए जा चुके थे। बाद में 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान लागू किया गया, ठीक है, पूरा संविधान लागू किया गया। तो ये थी दोस्तों प्रस्तावना की बात। इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे, हम लोग एक बड़ी टॉपिक पॉलिटी में कवर करने वाले हैं, या तो केंद्र राज्य संबंध को कवर करेंगे और या तो फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अच्छा, इसके पहले पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने सारा वीडियो बना चुका हूँ। एक आखिरी टॉपिक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं उसका वीडियो आपको दे दूंगा आज। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे या तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में डिटेल से मैं बताना शुरू करूँगा, या तो संवैधानिक विकास जो था वो कैसे हुआ, इस संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे भारत में उस रेगुलेटिंग एक्ट से बात करूंगा, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर जितने चार्टर आए हैं उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, 1909 का अधिनियम क्या कहता है, 1919 का अधिनियम क्या कहता है, 1935 का अधिनियम क्या कहता है, फिर हमारे संविधान सभा में क्या क्या बातें हुई, ये सारी चीज़ें मैं आपको सामने लेके आऊँगा। तो ये पहले मैं कवर कर लूँ, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद चाहे केंद्र राज्य संबंध को कवर करूंगा चाहे इसको कवर करूंगा। तो आप लोग वैसे प्लेलिस्ट से चेक करते चलिए आराम से, जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी वीडियो वैसे वैसे वो प्लेलिस्ट में आता जाएगा, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों विनम्र निवेदन आपसे कि अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। सिर्फ एक ही निवेदन है, आप हमारे परिवार हैं, हमारे भाई बहन जैसे हैं, और मुझे लगता है कि अगर मैं कोई बातें आपसे कहूँगा तो हमारी बातों को समझोगे। और प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट है, मैं कुछ नहीं चाहता, और मैं ईमानदारी से आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, सबको अच्छी तरह से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश किया करिए कि ईमानदारी से जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो किया करिए, बड़ी उम्मीद लेके करता हूँ यार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।